हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में पढ़े थे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या थे, उनका नामक लेक्चर और उनकी क्लासिफिकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पाइरॉल कंपाउंड। यानी कि हेट्रोसाइक्लिक में पाइराल, फ्यूरान, थायोफिन, पाइरिडीन, पाइपिरिमिडीन, ये सब सिलेबस में आपके हैं। एक एक कंपाउंडों को स्टडी करना है। देखिए इस कंपाउंड में पढ़ना क्या है, मेनली क्या पढ़ना है इसमें, पाइराल का एरोमेटिक प्रॉपर्टी पढ़नी है, उसकी कुछ प्रिपरेशन मेथड पढ़ना है, उसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है, उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ने हैं और साथ ही साथ इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का कंपेयर पढ़ना है। ठीक, ये सब चीजें हर कंपाउंड में पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाइराल। देखो पाइराल होता क्या है, जब 5 मेंबर रिंग हो और उसमें एक नाइट्रोजन हेटेरो एटम हो तो उसी को कहते हैं क्या, पाइराल। देखो पाइराल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। यह नेचुरल कंडीशन में भी पाया जाता है, जैसे हमारे हीमोग्लोबिन में पाइराल रिंग होती है, ठीक, तो यहाँ भी पाया जाता है, क्लोरोफिल में भी पाया जाता है। तो ओवरऑल ये पाइराल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और ये हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि कार्बन के अलावा इसमें एक दूसरा आइटम हेटेरो एटम नाइट्रोजन है। ठीक, तो चलिए आज इसी के बारे में पढ़ते हैं, इसका नेचर क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन और इसकी एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिखिए पाइराल मिलता कहाँ है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ लिखिए इसमें। पाइराल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। पाइराल इज वन ऑफ द मोस्ट important heterocyclic compound। ठीक, तो कहने का मतलब पाइराल एक हेटेरोसाइक्लिक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह नेचुरल कंडीशन में क्लोरोफिल और हमारे हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक, जैसे आप जानते हैं हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होते हैं, एक हीम और एक ग्लोबिन। ठीक, तो जो हीम वाला पार्ट होता है, हीम वाला जो पिगमेंटेड पार्ट होता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसी में पाइराल रिंग पाई जाती है। 4 पाइराल रिंग होते हैं, उसमें आयरन से जुड़े होते हैं ये, उसमें फाइटाल टेल भी होता है। ठीक, तो ओवरऑल वहां पर ये पाइराल पाए जाते हैं कंपाउंड हीमोग्लोबिन में। उसी तरह क्लोरोफिल में भी पाया जाता है ये। ठीक, वहां आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, वहां भी 4 मेंबर मतलब कि 4 पाइराल के रिंग पाए जाते हैं। ठीक, तो चलिए लिखिए पाइराल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन, it is naturally present in hemoglobin and chlorophyll। present in hemoglobin and chlorophyll। आपको पता है कि जितने भी एनर्जी का कन्वर्जन होता है क्लोरोफिल ही करते हैं ना, कि सबसे पहले प्राइमरी सोर्स एनर्जी का क्या होता है, सन होता है, उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है, ट्रैप करता है कौन, क्लोरोफिल। सन एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और यही केमिकल एनर्जी जो बनती, जो स्टोर होती प्लांटों में, उससे पूरे लाइफ, पूरे प्लांट, पूरे एनिमल, सब कुछ क्रीचर उसी से एनर्जी लेके चलते हैं। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन। ठीक, उसको ट्रैप करता है, मतलब रेडिएंट एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी कौन कन्वर्ट करता है, क्लोरोफिल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पाइराल बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक, इतनी बात समझ में आया कि यह पाया जाता है कहाँ पे, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक, चलिए देखिए अब हम इसके एरोमेटिक कैरेक्टर की बात करते हैं। देखो एरोमेटिक कैरेक्टर की बात करें तो थोड़ा समझ जाइए, ये एरोमेटिक को रिंग है। चलो पहले देखो, पहले हेडिंग, यानी कि एरोमेटिक सिटी ऑफ पाइराल या एरोमेटिक कैरेक्टर या एरोमेटिक नेचर ऑफ पाइराल, ये आप हेडिंग जानेंगे। हेडिंग आप लिखिए एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ पाइराल। एरोमेटिक
एरोमेटिक करेक्टर ऑफ पाइराल। पाइराल का एरोमेटिक करेक्टर कैसे डिसाइड करते हैं, या एरोमेटिक होता है कि नहीं होता है? चलिए यहाँ देखो, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं कुछ कंडीशन पर डिपेंड करता है। कुछ बातें अगर फॉलो करेगा तो एरोमेटिक होगा, कुछ बातें अगर फॉलो नहीं करता तो उसे एरोमेटिक नहीं कहा जाता। देखो कंडीशन क्या होती है। सबसे पहली बात, कंपाउंड को प्लेनर साइक्लिक होना चाहिए। पहली बात, कंपाउंड को कैसा होना चाहिए? साइक्लिक। साइक्लिक है। फिर प्लेनर होना चाहिए। अब कंपाउंड प्लेनर तभी हो सकता है जब सभी जितने एटम है सब पे sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अब sp2 हाइब्रिडाइज सभी सेंटर पे तभी हो सकता है जब अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होगा पूरे रिंग में। तो देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो आप यहाँ पूछ सकते थे पूरे रिंग में यहाँ अल्टरनेट नहीं है, लेकिन एक रूल ये होता है कि जब कोई हेट्रो एटम हेट्रोसाइक्लिक में कहीं भी उस पर कोई लोन पेयर हो, अगर वो सिंगल बॉन्डेड से या सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होता है तो उस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट करता है और रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक, तो देखो ये सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा, इधर इधर कार्बन से भी सिंगल बॉन्ड से, तो इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब इसको भी पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये भी क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन। पहली बात। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपाउंड को हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किसी भी सिस्टम को अगर 4n+2 अगर उसमें पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? वो फॉलो करता है हकल्स रूल के। अभी आपको सब बताएंगे। हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अगर वो हकल्स रूल को फॉलो नहीं करता है, अगर उसमें साइक्लिक है, प्लेनरिटी है, तो लेकिन वो एंटी एरोमेटिक की तरह बिहेव करेगा, लेकिन वो एरोमेटिक तब नहीं होगा। इतनी बात सुनिए। और जितना कोई कंपाउंड एरोमेटिक होता है, जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, जितना रेजोनेटिंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनते हैं, वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखो यहाँ n क्या है? n कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है, कोई पॉजिटिव नंबर होता है, होल नंबर। ये हो सकता है 0, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक, अब देखो n कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2, अरे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 और ये 6। तो क्या होगा? 4n+2 बराबर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो n बराबर क्या होगा? इधर कितना होगा? 4 होगा, माइनस कर देंगे, इधर बाई 4 कर देंगे तो बराबर 1। तो अगर n बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ n का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। तो पाइराल के केस में n की वैल्यू 1 आएगी कि नहीं? कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ? ठीक, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, या कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? तो इसी फार्मूले में अगर n की वैल्यू पुट कर दें तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कैसे? देखो 4 और n बराबर 1 है यहाँ पर इसके केस में, और +2 बराबर कितने आएंगे? 6। तो देखो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हकल रूल को सेटिस्फाइड जो करेगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, वो एरोमेटिसिटी को फॉलो करेगा। ठीक, तो चलिए स्टेटमेंट कुछ लिख लेते हैं, कैसे होता है अभी हम आपको बताते हैं। चलिए लिखिए, पहला, पाइराल इज एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज पाइराल is aromatic compound. Aromatic compound. क्यों? Because, क्योंकि। ठीक, इसके आगे हम बताएंगे। बिकॉज इसमें कुछ शर्तें होती है, अभी हम बताए थे क्या? पाइराल क्या होता है? साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, हकल रूल्स को फॉलो करता है। ठीक, यही सब कंडीशन आप लिख लीजिए। लिखिए, इट इज साइक्लिक एंड प्लेनर स्ट्रक्चर। पहली कंडीशन क्या होता है? ये इट इज
साइक्लिक एंड प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक, जब साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर होगा तभी होगा जब इस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2Hz। sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा तभी कोई कंपाउंड प्लेनर होगा, जब सारे एटम sp2 होंगे। ठीक, ये पहली कंडीशन को फॉलो करता था, अभी हम आपको बताए थे। सेकंड लिखिए, इट हैज रिजोनेंस इन होल रिंग। सेकंड कंडीशन क्या थी, इसमें रिजोनेंस था, इसमें कॉन्जुगेशन था। ठीक, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड थे, वही पॉइंट लिखिए। इट हैज रिजोनेंस इन होल रिंग। इट हैज रिजोनेंस इन होल रिंग। होल रिंग, पूरी रिंग में इसमें क्या होता है, रिजोनेंस पाया जा रहा है। ठीक, थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यह हकल्स रूल को फॉलो करता है। ठीक, तो इसको लिखिए, इट फॉलो हकल्स रूल। इट फॉलोज हकल्स रूल, HUCKELS, हकल्स रूल। यह हकल्स रूल को फॉलो करता है, और हकल्स रूल होते क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इतनी कंडीशन अगर जिसमें होगा तो वो रेजोनेंस फॉलो करेगा। लेकिन बहुत से कंपाउंड ऐसे होते हैं, साइक्लिक भी होते हैं, प्लेनर होते हैं, रेजोनेंस भी पूरे रिंग में होता है, लेकिन हकल्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसे कहते हैं एंटी एरोमेटिक। वो स्टेबिलिटी को घटाते हैं। जैसे देखो यहाँ, इसको लिखिएगा नहीं, एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं एंटी एरोमेटिक का। जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन है, तो देखो इसमें क्या है, साइक्लिक है कि नहीं, प्लेनर है कि नहीं, प्लेनर का मतलब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल सिंगल, तो सारा कार्बन सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज भी है, इसका मतलब प्लेनर भी है और साइक्लिक भी है। ठीक, तो कंडीशन फॉलो कर रहा है, रेजोनेंस भी पूरे रिंग में। लेकिन हकल्स रूल को फॉलो नहीं करना। हकल्स रूल का मतलब क्या था, अगर n बराबर 0 रहते हैं, फार्मूला देख लो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर n बराबर 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा कि नहीं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी तरह अगर 3 रख देंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जब मतलब उस रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन आए, 6 पाई, 10 पाई और 14 पाई, तो वो रिंग क्या होते हैं, एरोमेटिक कंडीशन को फॉलो करते हैं, एरोमेटिक को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर इनके बीच की कंडीशन कुछ दूसरा आ जाता है तो नॉन एरोमेटिक नहीं, वो होते हैं एंटी एरोमेटिक हो जाते हैं। ठीक, देखो इसमें क्या है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या, इसमें कुछ है नहीं, तो इसलिए ये कैसा कंपाउंड होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होता है। ठीक, तो ये हमने आपको समझने के लिए बता दिया कि कैसे एरोमेटिक निकालते हैं, कैसे एंटी एरोमेटिक। तो कहने का मतलब इनके बीच की कंडीशन होगा, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, तो एंटी एरोमेटिक होते हैं, ओवरऑल इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको डिटेल से बताते हैं हकल्स रूल क्या होते हैं। ठीक, पायरॉल के केस में कैसे आप डिसाइड करेंगे, ठीक ना, इतनी बातें आप लिख लिए होंगे, समझ भी आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, आप लिखेंगे हकल्स रूल। अब हम हकल्स रूल के बारे में बताते हैं आपको। हकल्स रूल, हकल्स रूल होता क्या है, ठीक, चीजें आपको हम बता दिए हैं, केवल लिखना है। लिखिए, फिर और बताएंगे। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल,
According to this rule, aromatic compound must have aromatic compound aromatic compounds must have 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन। ठीक, 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन, ई नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ना, 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन इन रिंग, रिंग में इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किस रूल को फॉलो करना चाहिए? 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन। और जहां n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी, 0 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो लिख लीजिए इसको भी, देखिए वेयर n is positive integer value, where n is positive integer वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होती है। और जो n का मान होता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 सो ऑन डाटा, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये फार्मूले को फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, अगर n बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगर n बराबर 0 रख देंगे तो कितना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर n बराबर 1 रख देंगे तो कितना आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n बराबर 3 रख देंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, सो ऑन। ठीक, तो कहने का मतलब मोटे मोटे आप दिमाग में रखिए कि कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब 4 का डिफरेंस आ रहा है, देख रहे हैं आप, 2 के बाद 6 के बाद 10 के बाद 14। तो अगर इतने उसमें पाई इलेक्ट्रॉन हैं तो वो रेजोनेटिंग यानी कि वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। चलो देखते हैं, लिखो। सो एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको भी लिख लीजिए, जो भी मैंने बताया इसको लिख लीजिए। सो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक compounds have 2 pi electrons, 2 pi electrons, 6 pi electrons, कामा लगा के लिखिएगा, 6 pi electrons, 10 pi electrons, 14 pi electrons, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये डिपेंड किस पे करता है, n की वैल्यू पर। ठीक, सो एरोमेटिक कंपाउंड है, सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, सो ऑन भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है ना, सो ऑन। ठीक, सो ऑन आगे भी हो सकते हैं। और ये डिपेंड किस पे करता है, वैल्यू ऑफ n पे। ठीक, तो उसको लिख लीजिए, if value of n equal to 1 2 3, ठीक, so on respectively, हमने यहां क्या लिख दिया, देखो हमने यहां यही लिखा है, अगर n की वैल्यू एक एक बढ़ाते जाते हैं, अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं। अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर n की वैल्यू 3 रखेंगे कितना आ जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक, तो मतलब अगर n की वैल्यू, पहले अगर n की वैल्यू 0 रख देंगे, 2 पाई, 1 रखेंगे, सॉरी 0 छूट गया है, 0 रखेंगे, 2 पाई, 1 रखेंगे तो 6 पाई, 2 रखेंगे, 10 पाई, 3 रखेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, सो से बढ़ता जाएगा। ठीक, अब देखो, तो जैसे हमने बताया था कि क्या जो
पाइराल होता है, पाइराल में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन के केस में। कब? जब कोई हेटेरोएटम केवल सिंगल बॉन्डेड से हो और उस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो लोन पेयर भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन की तरह उसे ट्रीट किया जाता है। चलो इसको भी लिखो। ठीक, इसको हम टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट टिप में लिखेंगे ना। चलो इसको लिखते हैं, इसको हम इंपॉर्टेंट टिप में लिखेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट टिप, इंपॉर्टेंट टिप में क्या लिखना है? अभी जो बताए हैं, क्या बताए हैं कि अगर हेटेरोएटम में जैसे पाइराल में कोई फ्यूरान और सो ऑन, कि उसमें सब सिंगल मतलब सॉरी, हेटेरोएटम ऑक्सीजन नाइट्रोजन हेटेरोएटम सिंगल बॉन्डेड से जुड़ा होगा, ये जानते हैं। इस इन से छींक बहुत आती है, नाक में अगर कहीं लग जाए तो बहुत छींक आती है इससे, ये कार्सिनोजेनिक भी होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट टिप में लिखिए, पहले लिखिए इफ ए सिंगली बॉन्डेड एटम, इसको लिखिए इफ सिंगली बॉन्डेड एटम सिंगली बॉन्डेड एटम बॉन्डेड एटम singly bonded atom containing lone pair electron containing lone, चलो containing lone pair electron, lone pair electron। अब बताइए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? देखो, ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने के बाद बचे रहते हैं उसी को कहते हैं वैलेंस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट्स नोन एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन विथ, इन conjugation with double bond, double bond then, तो देन मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तब पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो फिर लिख लीजिए, क्या लिखे? इफ सिंगली बॉन्डेड एटम कंटेनिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड, then one of its lone pair electron must be pi electron, then one of its lone pair, its lone pair electron is, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मस्ट बी पाई इलेक्ट्रॉन, डबल देन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मस्ट बी पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह ट्रीट किया जाता है ना। अब देखिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं क्या पाइराल, तो हम पाइराल को लेके एक्सप्लेन करेंगे। हम पाइराल की एरोमेटिसिटी भी पढ़ रहे हैं ना, तो देखिए फॉर एग्जांपल हम पाइराल को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, पाइराल की एरोमेटिक कैरेक्टर तो आप जानते हैं, पाइराल 5 मेंबर रिंग होते हैं, उसमें 4 कार्बन होते हैं, एक हेटेरोएटम होता है जिसे कहते हैं नाइट्रोजन होता है। ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक, और नाइट्रोजन से लगा हाइड्रोजन भी होता है, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही होता है पाइराल। इसको क्या कहते हैं? पाइराल। ठीक, इसको कहते हैं पाइराल। अब देखो हमने क्या बताया,
कि अगर हेटेरो एटम सिंगल बॉन्डेड से अपने बगल वाले एटम से जुड़ा हो और फिर वो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड हो, कनेक्ट, ये मतलब हेटेरो एटम अगर सिंगल बॉन्डेड हो और उसके बाद डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन हो तो वो उस पे अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में पार्टिसिपेट भी करता है। ठीक, इसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे भी। तो कहने का मतलब इस पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये वाला नाइट्रोजन पे, देखो ये सिंगल बॉन्ड से इस पे डबल बॉन्ड है, इधर देखो सिंगल बॉन्ड इस पे डबल बॉन्ड। कंडीशन यही है केवल हेटेरो एटम के दोनों बगल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए रिंग में और उसके बाद डबल बॉन्ड होना चाहिए कॉन्जुगेशन में। तो कहने की ये मतलब ये जो पाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन। तो समझिए बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक, अब देखो इसकी एरोमेटिक कैसे निकालेंगे, अभी देखो अकॉर्डिंग हकल्स रूल के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। इस पे हमने बताया कि अगर n की वैल्यू 0 लेते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अगर n की वैल्यू 1 लेते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कैसे n की वैल्यू निकालेंगे और कैसे निकालेंगे कि लोन पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। तो काउंट करके आप देख सकते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास। देखो 2 यहाँ पर बॉन्ड पेयर में है, 2 यहाँ पाई बॉन्ड, तो 4 हो गए और इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में पाई बॉन्ड कैलकुलेट किया गया तो ओवरऑल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इस सिस्टम में। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये तो स्ट्रक्चर देख के आप बताते हैं। अब इसको कैसे फार्मूले से प्रूव करेंगे, तो देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग हकल्स रूल, चलो इससे लिखते हैं, दिख रहा है ना, अकॉर्डिंग हकल्स रूल या हकल्स रूल डीलोकलाइजेशन, चलो यही लिखा है अकॉर्डिंग हकल्स रूल तक ही लिखो। ठीक, उसमें उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने बताया था कि कंपाउंड को अगर एरोमेटिक है तो उसको 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन उसमें होने चाहिए, है ना, और वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं, डीलोकलाइज्ड। एक होता है लोकलाइज्ड, एक होता है डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड मतलब सर्कुलेटिंग और लोकलाइज्ड का मतलब स्टेबल। ठीक, अगर देखो ये पाई यहाँ एक डबल बॉन्ड होता तो ये लोकलाइजेशन में भाग नहीं करता, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, एक जगह स्थिर होता। समझ रहे हैं, चलो ठीक, आगे देखो। तो देखो कैसे, तो देखो अगर जहां पे n की वैल्यू क्या हम बताए थे, n बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 सो ऑन आगे भी हो सकता है। ठीक, अगर देखो तो आप यहां से बता दिए हैं कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें कैलकुलेट कर लिए हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि आप जानते हैं एक पाई बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाले 2 और ये वाले 2, 4, तो ये 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो कैसे निकालेंगे, 4n+2 इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 इधर से माइनस हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, n इक्वल टू कितना आएगा, अरे ऐसे निकालेंगे, थोड़ा और देख लीजिए भाई, 6 - 2 इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4/4 इक्वल टू n। तो देखिए n इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। पायराल के केस में n की वैल्यू कितनी आई है, 1। समझ आ रहा है ना, सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। n इक्वल टू कितना है, 4/4 बराबर कितना है, 1। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो अगर n की वैल्यू 1 आ गई तो इस फार्मूले में रखें हम तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन वो भी निकाल सकते हैं, है ना। इसको यहां पर देख लीजिए, इसको यहां पर रखेंगे, अगर फार्मूले में इस फार्मूले में रखें 4n+2 कितना, ये पाई इलेक्ट्रॉन बताएगा। तो अगर n बराबर 1 होगा, यहां से कितना होगा, 4 × 1 + 2 बराबर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ 4 2 6,
6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब ये इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है और यह एरोमेटिक भी है। ठीक, अब देखिए, तो हमने आज क्या बताया, पायरॉल होता क्या है, पायरॉल का एरोमेटिसिटी बताया। कल हम आपको बताएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ पायरॉल। तो आप हेडिंग लिख लीजिए। ठीक, इसको मिटा देते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, कैसे पायरॉल बॉन्ड बनाता है, सिंगल और डबल बॉन्ड। तो आप हेडिंग लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ पायरॉल। इसको कल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ पायरॉल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे होता है, किस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड है, कैसे डबल इसमें बॉन्ड बनते हैं, किस किस हाइब्रिडाइजेशन होता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ हम कल सीखेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू। बस आज यहीं तक रखते हैं।